हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। गाइस, आज के स्टूडियो में अपन देखने वाले पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान। यानी भारतीय संविधान की जो राष्ट्रपति का पद है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है, और जो गाइस जिन्हें देश का मतलब प्रथम नागरिक का दर्जा दिया गया है, और यहाँ से हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो गाइस जो राष्ट्रपति का वाला पार्ट है मतलब ये टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आज के इस वीडियो में अपन डिटेल में समझेंगे, और जितने भी इसके संबंधित प्रावधान है, इनसे संबंधित जितने भी जानकारी है वो सभी आज के इस वीडियो में अपन जान लेंगे। क्या क्या उनके लिए प्रावधान है, कौन कौन से इसके लिए योग्यता होती है, कार्यकाल क्या होता है, इनसे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद विशेष अधिकार कौन है, इनका कार्यकाल कितना होता है, सभी आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। और ये कौन से भाग में आता है, तो ये भाग 5 में आता है जो राष्ट्रपति का पद है। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और इस क्लास की बात करें तो ये क्लास रोज सुबह 11 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे होती है। तो गाइस इसको देखने के लिए आप रोज सुबह 11 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर जाया करो और इस क्लास को रोज लिया करो, ताकि गाइस आपके पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन अच्छे से मजबूत हो जाए। और यदि वो पॉलिटिकल साइंस से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको अच्छे से सोल्व कर सके। तो गाइस शुरू करते हैं आज क्लास और देख लेते हैं राष्ट्रपति और उससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद, उनसे संबंधित जितने भी कार्यकाल से संबंधित जितने भी प्रमुख कार्य हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में अपन डिटेल में देख लेते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आता है भाग 5। भाग 5 की बात करते हैं, यह संघ से संबंधित है, और इसमें टोटल कितने अनुच्छेद है, तो इसमें टोटल 100 अनुच्छेद है, और ये अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसका भाग 5 आता है। तो फिर आपको ध्यान रखना है। और भाग 5 की बात करें तो सबसे पहले आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका की बात करें तो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक यहाँ आता है। तो कार्यपालिका से संबंधित है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। इसमें सेकंड आता है विधायिका। विधायिका की बात करें तो अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123 तक आता है। फिर आता है न्यायपालिका, यह अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक आता है। फिर आता है सीएजे यानी कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल, यह आता है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। तो इसमें ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अनुच्छेद मतलब 52 से लेकर 151 तक इनका वर्णन इसमें दे रखा है। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं अपन कार्यपालिका, जिसका प्रमुख हेड कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। और कार्यपालिका वाला टॉपिक अपन सबसे पहले देख लेते हैं, जिसमें राष्ट्रपति सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। तो गाइस अनुच्छेद 52 क्या बात करता है, तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 53 की बात करें तो संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री जिसका प्रमुख होता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान साथ में रखना है। इस बाद आता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल से संबंधित है, और इसमें बात करें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 1992 से लागू किया गया है। मतलब ये तीनों व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं। और इसके बाद बात करें तो सभी निर्वाचित एमपी व एमएलए ये सभी इसमें भाग लेते हैं, मतलब राष्ट्रपति निर्वाचन में। और निम्न लोग राष्ट्रपति निर्वाचन भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन नहीं लेते, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते, और विधान परिषदों के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। और सभी निर्वाचित सदस्य मतलब सभी निर्वाचित एमपी व एमएलए इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल निर्वाचन होता है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो गाइस ये चारों भाग लेते हैं इसमें, और ये तीनों भाग नहीं लेते हैं। तो ये पे दोनों आपको ध्यान रखना है। इस बात आता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है, तो निर्वाचन पद्धति से संबंधित है। कौन सी निर्वाचन पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो इसकी बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इस पद्धति में जीत के लिए आवश्यक मत कितना होता है, तो n/n+1 ये इसका मतलब n कुल मतों की संख्या, स्मॉल n का मतलब कुल पदों की संख्या, ये स्मॉल n है नीचे, और +1 मतलब इसमें +1 देर का मतलब टोटल कुल पदों की संख्या बटा कुल पद, सॉरी गाइज एन ऊपर एन मतलब कैपिटल एन दे रखा, उसका मतलब होता है कुल मतों की संख्या, मतलब टोटल कुल कितने मत है, नीचे एन कुल पदों की संख्या मतलब कितने पद है, +1 है ना, और फिर मतलब ब्रैकेट +1 ये दे रखा है। तो ये इसका मतलब फॉर्मूला रहता है, यानी राष्ट्रपति पद की जीत के लिए 50% एक मत की आवश्यकता होती है, मतलब जितने भी टोटल मत रहते हैं उसका आधा बटा +1, मतलब यदि 100 मत है टोटल, तो उसमें से 51 मत जिसके पक्ष में आ जाते हैं वही उसमें विजेता हो जाता है। तो ये इसका मतलब ये फॉर्मूला होता है इसका मतलब पद संख्या निकालने का। एक एमएलए का मत मूल्य मतलब एक ही होता है, ये भी आपको ध्यान, एक एमएलए का मत मूल्य कितना होता है, तो राज्य की जनसंख्या
मतलब 1971 के अनुसार बटा कुल निर्वाचित एमएलए गुणा 1/1000, ये मतलब एक एमएलए का मत मूल्य होता है। तो ये पे आपको ध्यान राजस्थान के एमएलए के मत का मूल्य की बात करें तो ये कितना 129 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बात सर्वाधिक मत मूल्य कहाँ का है तो यूपी के एमएलए का कितना 208 है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मतलब जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही मतलब उस राज्य का मत मूल्य अधिक रहता है, एमपी का, ये भी आपको ध्यान, एमएलए का मूल्य मतलब मत मूल्य अधिक रहता है। इस बात सबसे कम कहाँ का है तो सबसे कम सिक्किम के एमएलए का मत मूल्य कितना है 0.7 है, मतलब 7 मत मूल्य है, मतलब 7 व्यक्ति है। इस बात आते हैं कि एमपी का मत मूल्य कितना होता है तो एमपी की बात करें सभी एमएलए के मतों का कुल मूल्य बटा कुल निर्वाचित एमपी, ये इसका मतलब एक एमपी का मत मूल्य होता है। एक एमपी का मत का मूल्य कितना है तो 708 है, ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। इस पर आता है राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के द्वारा जारी की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना भी चुनाव आयोग ही करता है। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर आता है विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के मतलब चुनाव में भाग ले सकता है। और जमानत राशि इनकी कितनी होती है तो 15,000 रुपये होती है। और पहले ये 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक थे, लेकिन वह 2500 जमानत राशि थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर मतलब कितने कर दिए 10 की जगह 50 तो 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदक कर दिया और 2500 को 15,000 इसकी मतलब जमानत राशि को कर दिया गया। और नोट की बात करें, नोट क्या दे रखा है तो उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है और 15,000 रुपये की जमानत राशि मतलब जमा राशि बराबर होती है, जबकि 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक इनके लिए मतलब होने चाहिए। और पहले इसके लिए कितने थे तो 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक होने चाहिए और 2,500 रुपये इनकी जमानत राशि थी, तो फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखना। इस पर आता है राष्ट्रपति के चुनाव का मुख्य निर्वाचन आयुक्त लोकसभा का महासचिव होता है। इस बाद आता है उपराष्ट्रपति चुनाव को मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा का महासचिव होता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बाद आता है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति कार्यकाल की बात करें तो शपथ से लेकर 5 वर्ष तक का होता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र एक दूसरे को देते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मतलब राष्ट्रपति तो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है यदि देना चाहिए तो। इस बार आता है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब कि ये कोई वो नहीं है, मतलब भारत में रोक टोक कि एक राष्ट्रपति सिर्फ एक बार जैसे अमेरिका के संविधान में दे रखा कि एक है मतलब कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति वहाँ का बन सकता है। और भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा मतलब एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये अनुच्छेद 57 कहता है। इस बार आता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं से संबंधित अनुच्छेद 58। तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और लोकसभा सदस्यों के लिए निर्धारित अन्य योग्यता भी उसके समान है उसकी योग्यता होनी चाहिए। इस बार आता है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 की बात करें तो राष्ट्रपति पद की प्रमुख शर्तें यह अनुच्छेद 59 करता है। और इसमें क्या दे रखा है मतलब फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति के उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए और प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा, मतलब जो भी भाग लेगा। और यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता तो यह राशि मतलब जो जमानत राशि है वह उसका जब्त हो जाती है। और 1997 ईस्वी से पूर्व पुस्तकाओं अनुमोदकों की संख्या 10 थी, लेकिन जमानत राशि 2,500 थी, यह मैंने ऊपर आपको बता दिया है। इस बात आता है अनुच्छेद 60। यह राष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में बताता है। और इसकी बात करें तो इसमें शपथ क्या है, ईश्वर और सत्यनिष्ठा की इसमें शपथ ली जाती है। संविधान व विधि मतलब परीक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण इसकी शपथ इसमें ली जाती है। और जनता का मतलब कल्याण सेवा में निरत रहूंगा, ये इसमें शपथ ली जाती है। और राष्ट्रपति पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना कौन दिलाता है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहता है वह भारत को राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस बात आता है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 की बात करते हैं क्या बताता है तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, यह अनुच्छेद 61 कहता है यदि मतलब राष्ट्रपति किसी भी कार्य का मतलब संविधान का उल्लंघन करता है या साबित करता आचार पर राष्ट्रपति पर मतलब जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है वह अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है,
प्रक्रिया है, इसमें कारण मतलब राष्ट्रपति पर कब महाभियोग चलाया जा सकता है। तो संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसी भी सदन में ये पेश किया जा सकता है और जिस सदन में पेश किया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर इस पे होने चाहिए, तभी वह सदन में मतलब पेश किया जाएगा। और 14 दिन की सूचना के बाद उस सदन में चर्चा की जाती है और पहला सदन आरोप लगाता है और दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव को पारित किया जाता है। इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है और आरोप सही पाया जाता है तो दूसरे सदन में भी कुल सदस्यों के 2/3 सदस्य मतलब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास किया जाता है और जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है, इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरे सदन के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति स्वतः हटा दिया जाता है। मतलब ये दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो ये मतलब पारित हो जाता है और राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। इस बात आता है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति निर्वाचन होना चाहिए, यह अनुच्छेद 62 कहता है। और यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो 6 माह के भीतर अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ क्या क्या है, तो कार्यपालिका संबंधी, विधायक संबंधी, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ दी गई है। इसमें बात करें तो कार्यपालिका शक्तियाँ क्या क्या होती है, तो राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका प्रमुख है और यह मतलब समस्त कार्यपालिका शक्तियों राष्ट्रपति में ही निहित होती है। इस बात आता है सेकंड पॉइंट, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री सलाहकार मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति प्रशांत पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति कार्यपालिका के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए नियम विनियम बना सकता है। चौथा पॉइंट है, राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति प्रशासित पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं। इस बात आता है पांचवा पॉइंट, राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की भी नियुक्ति करता है। इस बात आता है अनुच्छेद मतलब पॉइंट नंबर 7, राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, CAG की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति करता है, ये अनुच्छेद मतलब पॉइंट नंबर 7 है। इस बात आता है राष्ट्रपति निम्न आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति करता है, जैसे संवैधानिक आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक संघ सेवा आयोग, वित्त आयोग, SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, 102वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया OBC आयोग। और वैधानिक आयोग की बात करते हैं, सूचना आयोग जैसे RBI, सेबी की, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सत्कर्ता आयोग, इन सभी के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और नीति आयोग इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है। इस पर आता है राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों के लिए नियम विनिमय बना सकता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को SC व ST यानी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों वाला क्षेत्र घोषित कर सकता है। और सांसदों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है और निर्वाचन आयोग की सलाह से मतलब यह निर्णय लिया जा सकता है। इस बात आता है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, यह संसद की शक्तियाँ और राष्ट्रपति संसद का तीसरा अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का तीसरा अंग होता है और राष्ट्रपति संसद के सत्र को आउट करता है तथा संसद का अवसान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के कहने पर। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत सदस्य को करता है, लेकिन अब नहीं करता है, यह अब इसको हटा दिया गया है। राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है तथा अभिभाषण भी कर सकता है। राष्ट्रपति संसद में विशेष अभिभाषण का अधिकार है। दोनों सदनों से बैठक द्वारा आम चुनाव के बाद पहला अभिभाषण तथा प्रतिवर्ष बजट में दिया गया भाषण। यदि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति दोनों पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अस्थायी सभापति नियुक्त कर सकता है। यदि लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अस्थायी सदस्य नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति संसद में संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में पेश किए जाते हैं, जैसे धन विधेयक कौन से अनुच्छेद संबंधित है, यह अनुच्छेद 110 से संबंधित है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और नए राज्य के गठन संबंधित बिल भी इसी में मतलब पेश किए जाते हैं। सांसदों की योग्यता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है निर्वाचन आयोग की सलाह पर। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा ही लिया जाता है। राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों के लिए कानून बना सकता है। दिल्ली व पुडुचेरी के लिए विधानसभा भंग होने पर बना सकता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति सहमति से ही अधिनियम बनता है। जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं, सहमति देना, सहमति को रोकना यानी अस्वीकार करना और पुनर्विचार के लिए लौटाना। यह राष्ट्रपति के पास 3 मतलब विचार होते हैं। इस बात आता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति निम्न प्रतिवेदनों को संसद में पेश करता है, जैसे CAG, वित्त आयोग और UPSC।
इसके बाद है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। तो बजट राष्ट्रपति की ओर से पेश किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश की जाती है। वित्त आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के अधीन 500 करोड़ की आकस्मिक निधि होती है, जिसमें से धन निकालने के लिए संसद की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। न्यायिक शक्ति है, जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है क्या क्या है, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के अनुसार। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस बताता है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ। कूटनीतिक शक्ति की बात करते हैं, अन्य सभी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, संसद की अनुमति से। अन्य देशों से में हमारे राजदूत उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य देशों से आने वाले उच्चायुक्त व राजदूतों को स्वागत राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रमंडल देशों में नियुक्ति हमारे देश का प्रतिनिधि उच्चायुक्त कहलाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बात आता है सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का यानी जल थल और नभ यानी जल थल और वायु तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करता है तथा उसे समाप्त भी करता है। इसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक होती है। इसके बाद आता है आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्र के पास आपातकालीन शक्तियाँ भी होती है। तो राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति की बात करें, राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकालीन घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अनुसार। इस बाद आता है राष्ट्रपति की वीटो पावर। यह अनुच्छेद 111 के अनुसार है, यानी अत्यधिक वीटो। इसका मतलब होता है यदि राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपनी सहमति को रोक देता था तो वह विधेयक को अस्वीकार कर देता था, इसे अत्यधिक वीटो कहते हैं। सामान्यतः इसे 2 स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। यदि कोई निजी विधेयक हो, यदि मंत्रिपरिषद बदल जाए। अब तक ये 2 बार इस वीटो का प्रयोग किया गया है। कब कब किया है? 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू राज्य के विनियोग विधेयक के लिए पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पर इसका प्रयोग किया था। और 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने सांसदों का वेतन भत्तों से संबंधित विधेयक पर इसका प्रयोग किया था। इस बात आता है निलंबन वीटो। निलंबन वीटो की बात करें तो इसे यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो राष्ट्रपति एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। इस बात आता है पॉकेट वीटो। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अपनी सहमति दे और न ही उसे अस्वीकार करे या पुनर्विचार के लिए लौटाए, अर्थात राष्ट्रपति विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो इसे पॉकेट वीटो यानी जेब में, उस विधेयक को जेब में रखे भी वह चुपचाप रह सकता है। इसका प्रयोग अब तक एक बार किया गया है। कब किया गया? 1986 में किया गया, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। भारतीय डाक विधेयक का संबंधित विधेयक था, उसको राष्ट्रपति ने न ही उसको लौटाया वापस, न ही उस पर कोई विचार दिया, न ही उसका कुछ किया, उसको चुपचाप अपने पास रख ली। इस बात आता है भारत के राष्ट्रपति के पास ये तीनों वीटो शक्ति है जिनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अमेरिका में वीटो। अमेरिका वीटो बात करते हैं, अमेरिका वीटो। तो इस बात है तो अमेरिका यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकार कर दे तथा कांग्रेस से इसे विशेष बहुमत से इसे पारित कर दे तो फिर इसे राष्ट्रपति सहमति आवश्यक नहीं होती तथा यह अधिनियम बने जाता है। इस बात पॉकेट वीटो। अमेरिकी संविधान में किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति को 10 दिन का समय दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति 10 दिन तक हस्ताक्षर नहीं करता तो इसी दौरान कांग्रेस का सत्र समाप्त हो जाता है, तो वह बिल भी समाप्त हो जाता है। इसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं। इस बात आता है राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति है। तो क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। और इसमें आता है निम्न मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। यदि किसी व्यक्ति को संघीय कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है तो उसे क्षमादान राष्ट्रपति दे सकता है। सैनिक न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया व्यक्ति यानी कोर्ट मार्शल को भी राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। मृत्युदंड के सभी मामलों को राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। और पार्डन यानी क्षमा, इसके तहत व्यक्ति को पूर्णतः क्षमा कर दिया जाता है, अर्थात वह अपराध पूर्व की स्थिति में आ जाता है, अर्थात दंड के कारण उत्पन्न अयोग्यताएं भी समाप्त हो जाती है। इस बात आता है लघुकरण। लघुकरण के अंतर्गत सजा की प्रकृति को बदल देना, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना, यह सजा की प्रवृत्ति है। इसमें कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना, यह पार्डन यानी लघुकरण के अंतर्गत आता है। इस बात आता है परिहार। इसके तहत सजा की अवधि को कम किया जाता है, जैसे 4 वर्ष के कारावास को 2 वर्ष के कारावास में बदलना, इसमें परिहार के अंतर्गत किया जाता है। इस बात आता है परिविलंबन यानी सजा पर अस्थायी रोक लगाना या परिविलंबन राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति है। इस पर आता है विराम। इसके तहत सजा की मात्रा में कमी की जाती है तथा उसकी प्रकृति में बदलाव किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 4 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के साधारण कारावास में बदलना, विशेष परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाना, जैसे गर्भवती महिलाओं, कोई व्यक्ति विकलांग व दिव्यांग हो तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात आता है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। यह अनुच्छेद 161 के अनुसार इसका प्रयोग करता है। और इसकी बात करते हैं निम्न मामलों
में राज्यपाल क्षमादान दे सकता है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को राज्य कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया हो तो उसे क्षमादान दे सकता है। मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है, उसको परिलंबन या लघुकरण कर सकता है। इस बात आता है क्षमादान की शक्तियों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। किसी व्यक्ति को मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति का निर्णय न्यायालय के निर्णय से अलग हो सकता है। राष्ट्रपति को अपने निर्णय के बारे में राष्ट्रीयकरण देने की आवश्यकता, मतलब स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह से यह कार्य करेगा। राष्ट्रपति के इस कार्य का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। यदि राष्ट्रपति दुर्भावना से भेदभावपूर्वक तानाशाही पूर्वक इन शक्तियाँ प्रयोग करता है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इस बात आता है क्षमादान शक्तियों के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की दया याचिका खारिज कर दी जाती है तो उसे सजा के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस बात आता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के पक्ष में वो विपक्ष में तर्क दीजिए। तो गाइस ये मतलब जो पीछे इसका एग्जाम है उसके लिए जो मतलब रिटर्न एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन नहीं, तो इसको मतलब डिटेल में समझाएं। यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप मतलब इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। इस पर आता है अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश अनुच्छेद 23 के अनुसार राष्ट्रपति जारी करता है और यदि संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है तथा सरकार को तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित यानी जारी कर सकता है। यदि संसद के दोनों सदन सत्र में है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यदि एक सदन सत्र में है और दूसरा नहीं है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इस बात आता है अध्यादेश एक स्थायी कानून है। यह संसद के दोनों सदनों का सत्र आरंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक लागू रहता है। अध्यादेश संसदीय कानून की भांति ही प्रभावी होता है। इसे किसी संसद अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है। अध्यादेश से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। अध्यादेश का दुरुपयोग न हो इसके लिए निम्न प्रावधान है, जैसे कि यह अस्थायी है। राष्ट्रपति कभी भी इसे वापस ले सकता है। जब संसद में अनुमोदन के लिए इसे पेश किया जाता है तो संसद को कानून की तात्कालिक आवश्यकता का स्पष्टीकरण देना होता है और अध्यादेश जारी करने के कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। 38वां संशोधन द्वारा अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति अंतिम है तथा इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और 44वां संशोधन 1978 के दौरे से अब हटा दिया गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस बात आता है डीसी वादोवाद 1987 सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अध्यादेश की शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये थे आज की क्लास जिसमें अपन ने राष्ट्रपति उनसे संबंधित उनकी शक्तियों उनके विशेषाधिकार और उनके कार्यकाल उनका जो चुनाव पर किया है वो सभी फैक्ट आज के स्टूडियो अपन ने देखे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।